नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम चंद्रशेखर है। तो जो केंद्र सरकार का आम बजट है, यानी भारत सरकार का आम बजट या केंद्रीय बजट कह लीजिए, वो आ चुका है। उसके हाइलाइट्स के बारे में हमें समझना है। तो मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने कल का सेशन देखा होगा, जो बजट से संबंधित जो महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी होती है उससे संबंधित था। अगर आपने उस सेशन को देखा है तो बजट को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं देखा है तो दिक्कत हो सकती है। फिलहाल के लिए इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कौन कौन सी घोषणाएं की गई हैं बजट के हाइलाइट्स के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो आप लोगों को कनेक्ट करेगा उसके बारे में बता दूं। बजट शब्द का उल्लेख नहीं है संविधान में। उसके लिए संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति की अनुमति से संसद के समक्ष रखा जाता है और वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द ही उसमें उल्लिखित है। ठीक है, अब इससे संबंधित बातें और कुछ अगर बात करें तो इसे लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता। सवाल ये आपके जहन में आ सकता है कि आखिर इसे लोकसभा में ही क्यों पेश किया जाता है, राज्यसभा में क्यों नहीं पेश किया जाता। लोकसभा लोगों का सदन है। आप ये कह सकते हैं कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष या जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं वो इस सदन में बैठते हैं, तो लोकप्रिय सदन भी कह सकते हैं। इसलिए चूंकि ये बजट जनता के लिए है, इसीलिए लोकसभा में पेश किया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं, समझ लेते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह बजट पेश किया है और महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय वित्त मंत्री का ये 9वां बजट है, यानी कि सीताराम, ठीक है, निर्मला सीतारमण, माफ़ कीजिए, निर्मला सीतारमण जी का ये 9वां बजट है और उन्होंने लगातार ये 9वां बजट पेश किया है। इससे संबंधित कुछ और बातें, तो प्रमुख बिंदु ये है कि पहली बार ये बजट रविवार को पेश किया गया है। ऐसा अभी भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल यानी कि मोदी 3.0 की बात करते हैं, उनके कार्यकाल की बात करें तो ये तीसरा बजट है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले बजट पेश किया जाता है। ये बातें पहले भी हो चुकी हैं। बजट में सरकार की अनुमानित आय और प्राप्तियों का विवरण होता है। ध्यान ये रखेंगे कि बजट अगले वर्ष के लिए होता है तो यह अनुमानित यानी कि कितनी प्राप्तियां होने वाली हैं और कितना व्यय होने वाला है, इसीलिए कहा जा रहा है अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। भारत में जो वित्तीय वर्ष है या फाइनेंशियल ईयर इंग्लिश में आप कह सकते हैं 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है। इसमें बजट्स में जो बातें बताई गई हैं, नया फ्रेट कॉरिडोर, पहली बात ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक को सुधारने के क्षेत्र में और इस दिशा में नो डाउट इस सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो नया फ्रेट कॉरिडोर या डेडिकेटेड कॉरिडोर आप कह सकते हैं, जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है, जैसे माल की ढुलाई के लिए, ताकि गाड़ियों की रफ्तार तेज हो सके और उसी के लिए माल ढुलाई के लिए ही वो डेडिकेटेड है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है फ्रेट कॉरिडोर। पश्चिम बंगाल के डाकुनी से लेकर के डाकुनी के लिए नया मालगाड़ी कॉरिडोर की घोषणा की गई है और डाकुनी को ये गुजरात के सूरत से जोड़ेगा। ठीक है, कॉपेक्स की बात करें, कॉपेक्स में वृद्धि हुई है। वर्ष 2026-27 के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय। पिछले वर्ष की बात की जाए तो पिछला वर्ष कितना था, तो 11.2 लाख करोड़ रुपए था। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या वृद्धि हुई है। चूंकि यूपीएससी की बात की जाए तो यूपीएससी में ये नहीं पूछता है कि कितना किया गया है, ये पूछता है कि वृद्धि हुई है या कमी हुई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे ये 11.2 लाख करोड़ था। अब इस वर्ष की बात करें तो 12.2 लाख करोड़ है। आगे बढ़े, कुछ और महत्वपूर्ण बातें, जैसे रेयर अर्थ कॉरिडोर की बात करें तो रेयर अर्थ इतने सारे, जैसे सीरियम की बात कर लीजिए, ये सभी बैटरी बनाने या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की बात कर लीजिए, उनके लिए आवश्यक होता है। इन सभी क्षेत्रों में चीन का अपना एक स्थान है। फिलहाल के लिए कहाँ से रेयर अर्थ कॉरिडोर की बात कही गई है तो ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के दुर्लभ खनिजों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है। तो यहाँ पर देखेंगे ये उड़ीसा है और यहाँ से लेकर के केरल तक के लिए। ठीक है, और महत्व क्या है, हाईटेक ट्रांजिशन और बैटरी तकनीक के लिए कच्चा माल सुरक्षित करना है ताकि इस पर निर्भरता कम हो सके।
ठीक है, यानी कि आयात पर निर्भरता कम हो सके। इसके साथ साथ दुर्लभ खनिजों के लिए विशेष कॉरिडोर की बात कही गई है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर लिया। इसके बाद कुछ और बातें करें, जैसे उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र की बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए देश भर में कपड़ा उद्योग की बात कर सकते हैं। देश में बड़े टेक्सटाइल्स पार्क स्थापित किए जाएंगे। चिप मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा ध्यान रखेंगे कि पहले ही भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था वर्ष 2021 में। तो यहाँ पर चीन चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, और ये कौन सा है, तो जैसा कि मैंने कहा कि 2021 में पहला लॉन्च किया गया था। अभी ये कौन सा है, तो ये 2.0 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों के लिए बजट बढ़ा करके, ठीक है, 40,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। आगे फार्मा और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र की बात करें तो बायो फार्मा शक्ति योजना, इसकी घोषणा की गई है और ये 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से 3 नए संस्थान स्थापित किए जाएंगे। अब ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे ये अभी नहीं बताया गया है। तो 3 नए संस्थान रिसर्च और इनोवेशन के लिए नए केंद्र स्थापित होंगे। साथ ही साथ बायो फार्मा शक्ति योजना की शुरुआत हुई है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा, यानी कि दवाइयों के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत का निर्यात भी बढ़ेगा, अन्य देशों को निर्यात बढ़ेगा, हम दवाइयों का निर्यात भी कर सकते हैं। आगे बढ़ें तो सरकार के फोकस के 6 प्रमुख क्षेत्र हैं। तो कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं, यहाँ पर देखें। शहरों के विकास की बात कही गई है, रणनीतिक मैन्युफैक्चरिंग की बात कही गई है, पुराने उद्योगों की बात कही गई है। एमएसएमई पर फोकस ही करना है, क्योंकि एमएसएमई बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस पहले से ही है। सुरक्षा और स्थिरता भी सुनिश्चित करने की बात सरकार ने कही है, अर्थात सरकार के 6 प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं। अब इनके बारे में कुछ और बातें देख लेते हैं। रणनीतिक मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि आवश्यक और उभरते हुए क्षेत्रों में उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। पुराने उद्योग जैसे जो पहले से चल रहे हैं, जर्जर औद्योगिक क्षेत्रों का पुनरुद्धार करना है। पुनरुद्धार करने के साथ साथ जो एमएसएमई सेक्टर है, छोटे उद्योगों को ग्लोबल चैंपियन बनाना है। ठीक है, इस दिशा में प्रयास किया गया है, सरकार का फोकस है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, रेल, बुनियादी ढांचे, इनको मजबूत करना है। सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने की बात कही गई है कि हम इस क्षेत्र पर फोकस करेंगे। तो दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। शहरी विकास की बात करें तो शहरों को व्यापार और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने का भी लक्ष्य सरकार ने रखा है और इस पर सरकार का फोकस है। कुछ और बातें, बजट 2026 के 3 महत्वपूर्ण या मुख्य विजन की बात कर लें तो कौन कौन से विजन हैं। एक तो रफ्तार की बात कही गई है, तो रफ्तार किस क्षेत्र में, तो हमें उत्पादकता बढ़ा करके आर्थिक विकास को तेज करना है, इस दिशा में सरकार फोकस कर रही है। क्षमता को बढ़ाना है, यानी कि मानव संसाधन और कौशल विकास पर जोर देना है, ताकि हम अधिक से अधिक इसका लाभ ले सकें जो हमारे पास अधिक है। विश्व में सबसे अधिक आबादी वाले देश भी हम हो गए हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। सबका साथ सबका विकास जो हमेशा से सरकार कर रहा है कि हर परिवार और क्षेत्र के लिए आय और अवसर सुनिश्चित करना भी सरकार का फोकस है। अच्छा, इसके अलावा अर्थव्यवस्था पर सरकार के रिपोर्ट कार्ड की बात की जाए तो आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा सुरक्षा में सुधार और आयात पर निर्भरता कम हुई है, उत्पादन बढ़ा है, कि ऐसे कह सकते हैं। विकास दर लगभग 7% की बात कही गई है, 7% हमारा ग्रोथ, जिससे गरीबी घटाने में मदद मिली है, सरकार का ये कहना है। अभी तक की जो स्थिति रही है वो बताया गया है। तो 12 वर्षों का अनुभव क्या है, तो अर्थव्यवस्था स्थिर रही है, महंगाई नियंत्रण में रहा है, और महंगाई नियंत्रण की बात करें तो 4+-2 रहा है। तो 4+-2 यानी कि जो सरकार ने पहले से ही लक्ष्य निर्धारित किया है, या तो 2%, न्यूनतम 2% रखना है, ठीक है, और अधिकतम 6%, दोनों के बीच में रहा है। तो महंगाई स्थिर और नियंत्रित है। इसके साथ साथ वैश्विक चुनौतियों की बात करें तो वैश्विक ट्रेड और सप्लाई चेन संकट के बावजूद भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर लगातार अग्रसर है और लगातार इस दिशा में काम भी कर रहा है। तो बात यह है कि वैश्विक चुनौतियां, सप्लाई चेन बाधित होने के बावजूद किसी भी देश की बात की जाए तो उस देश में महंगाई बढ़ सकती है,
बोटलनेक इन्फ्लेशन की बात होती है। फिलहाल सप्लाई चेन बाधित हुई है, तमाम भू राजनीतिक स्थितियां रही हैं, भू राजनीतिक संकट भी कह सकते हैं, जैसे रूस और यूक्रेन इत्यादि विवाद। ठीक है, आगे बढ़ें तो रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण का विस्तार हुआ है। तो किन किन क्षेत्रों में, तो यहाँ पर देखें, भारत को वैश्विक बायोफार्मा निर्माण हब बनाने के लिए बायोफार्मा शक्ति योजना, संक्षेप में जितनी बातें ऊपर बताई गई हैं उन्हीं सभी बातों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ये कौन सा है, तो 2.0 है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स विनिर्माण उद्योग के लिए परिव्यय बढ़ा करके 40,000 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर की बात कही गई है, जो हम लोगों ने ऊपर चर्चा कर लिया। 3 समर्पित रसायन पार्कों की स्थापना की जाएगी, ये भी बात कही गई है। निर्माण और अवसंरचना उपकरण की बात करें तो उसको बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को पेश किया गया है, किया जाएगा। कंटेनर विनिर्माण योजना के लिए 5 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 200 विरासत और औद्योगिक क्लस्टर हैं, उनके पुनर्निर्माण के लिए योजना पेश की गई है। तो इससे हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश में जो विरासत स्थल हैं, पर्यटन उद्योग भी बढ़ सकता है। ठीक है, लघु और मध्यम उद्योगों की बात करें यानी कि एमएसएमई की बात करें तो इसके लिए क्या कहा गया है कि इन उद्यमों को सहायता प्रदान करना है। तो इक्विटी सहायता यानी कि 10,000 करोड़ रुपए के समर्पित एमएसएमई विकास निधि की शुरुआत की गई है। साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत कोष में 2,000 करोड़ रुपए भी डाले गए हैं। स्वाभाविक सी बात है, देश में निर्माण बढ़ेगा और भारत से विदेशों में निर्यात की क्षमता भी बढ़ेगी। ठीक है, लिक्विडिटी सपोर्ट, तो ट्रेड्स के संदर्भ में कहा गया है कि ट्रेड्स के साथ एमएसएमई के लिए 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उपलब्ध कराना है। पेशेवर सहायता, जैसे दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में कॉरपोरेट मित्रों का कैडर तैयार करना है। इस कैडर से किफ़ायती लागत पर एमएसएमई को अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी। तो कुल मिलाकर के सरकार ने जितनी बातें बताई हैं उससे संबंधित बातों को हम लोगों ने देख लिया। फिलहाल यहाँ पर देखिए, कार्बन कैप्चर उद्योग और संग्रहण की बात करें तो निम्न 5 औद्योगिक क्षेत्रों में अनुप्रयोग में उच्च क्षमता स्तर को प्राप्त करने के लिए CCUS तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देना। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ से अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है वहीं पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उसे कैप्चर कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ पर बात कही गई है, जैसे विद्युत उद्योग, सीमेंट उद्योग की बात कही गई, इस्पात की बात कही गई है, केमिकल्स की बात कही गई है, तेल शोधन, यहाँ से बड़े पैमाने पर जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसको सोखने की बात कही गई है कि उसी जो स्रोत हैं वहीं पर हम उसका समाधान कर लेंगे। दिव्यांग, देखिए, दिव्यांग जन सशक्तिकरण की बात कही गई, दिव्यांग जन कौशल योजना की बात कही गई है। प्रत्येक दिव्यांग समूह को उद्योग अनुकूलन, ठीक है, विशिष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मान से जीवन जीने के अवसरों को सुनिश्चित करना है और इसी के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो दिव्यांग सहारा योजना आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को सहायक उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बात कही गई है। अनुसंधान के क्षेत्र में बात कही गई है। अब बात यह है कि इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं। देखिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, हालांकि 2022 में ही बात हुई थी कि हम किसानों की आय बढ़ा करके 2 गुना कर लेंगे। फिलहाल के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास की पहल से मत्स्य पालन के क्षेत्र को सुदृढ़ करना है। पशुपालन क्षेत्र में उद्यमशीलता के विकास से रोजगार के अवसरों को भी प्रदान करने की बात कही गई है। और कोकोनट प्रोडक्शन, ठीक है, योजना उत्पादन को बढ़ाएगी और 1 करोड़ किसानों समेत 3 करोड़ लोगों को सहायता प्रदान करने की बात इसमें कही गई है। भारतीय काजू और भारतीय कोको को 2030 तक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने की भी बात कही गई है। इसके अलावा राज्य सरकार के साथ मिलकर के इंडियन सैंडलवुड इकोसिस्टम को, इंडियन इकोसिस्टम के गौरव को पुनर्स्थापित करने की बात कही गई है। फिलहाल के लिए जो और बातें इसमें बताई गई हैं, जो मैंने कल के सेशन में आप लोगों से कहा था कि ये बजट का सार है 2026-27 का, तो इसमें 3 वर्ष के डेटा होते हैं। तो 3 वर्ष के डेटा कौन कौन से हैं यहाँ पर देख लीजिए।
ये बजट अनुमान है कब का, 2026-27 का। और जो 2025-26 का बजट पेश किया गया था, जो सरकार ने इसमें यानी कि बजट में बातें कही थी कि हमें थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि प्राप्तियां होंगी 100 रुपये की और व्यय हमारा होगा 90 रुपये। और जब ये बजट पेश किया गया है तो इसमें सरकार को ये समझ में आ गया है कि दरअसल हमें कितनी प्राप्ति होगी और हम कितना व्यय करेंगे। तो इसी 2025-26 के बजट को संशोधित करके संशोधित अनुमान, जिसे संक्षेप में RE, ठीक है, यानी कि रिवाइज्ड एस्टीमेट के रूप में पेश किया जाता है। तो 2025-26 का संशोधित अनुमान है, 2026-27 का ये बजट है, बजट अनुमान है। और वास्तविक आंकड़े की बात करें तो 2024-25 के वास्तविक आंकड़े, चूंकि ये वित्तीय वर्ष बीत चुका है इसलिए वास्तविक आंकड़े हमारे पास यही होते हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित बातें। अच्छा, राजस्व प्राप्तियों की बात करें तो कर राजस्व, गैर कर राजस्व, ये सारी बातें कल के सेशन में हम लोगों ने देख लिया था। कल के सेशन की बात करूं तो मैंने पहले ही बता दिया था कि कौन कौन से इसमें टर्मिनोलॉजी हैं, महत्वपूर्ण है। अगर आप उसे जानते हैं, समझते हैं तो बजट को समझने में आपको सहायता मिलेगी। फिलहाल के लिए राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हैं, तो ये डेटा से हमें मतलब नहीं है। अगर यूपीएससी के नज़रिए से देखें तो इसमें प्रतिशत की बात हो सकती है या क्या उसका क्रम रहा है, वृद्धि हुई है या कमी हुई है, ये आपसे पूछा जाएगा। आंकड़े आपसे नहीं पूछे जाते। फिलहाल के लिए आंकड़े यहाँ पर दे दिए गए हैं। पूंजीगत प्राप्तियों की बात की करें या पूंजीगत राजस्व प्राप्तियों के बारे में बात करें या पूंजीगत व्यय के बारे में बात करें, सारी बातें यहाँ पर दे दी गई हैं। राजस्व लेखा, जिसमें ब्याज भुगतान, पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सहायता, अनुदान इत्यादि सारी बातें शामिल हैं। और यहीं पर केंद्र सरकार के केंद्र द्वारा राज्यों को पिछले वर्षों के लिए देय निवल राशि होने के कारण कितना, तो 2025-26 इतने करोड़ की कमी की गई है। और इससे नगदी शेष में आहरण द्वारा कमी शामिल है और कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो इससे संबंधित जितनी महत्वपूर्ण बातें थी वो सारी बातें हम लोगों ने देख लिया। अगर आपको बजट को समझने में कहीं से भी दिक्कत आ रही है तो कल का एक सेशन आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर वीडियो है संस्कृति IAS के यूट्यूब चैनल पर, वहाँ आप देख सकते हैं। वहीं पर उन सभी टर्मिनोलॉजी को बता दिया गया है। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा और बजट से संबंधित और जो महत्वपूर्ण और रोचक बातें हैं थोड़ी देर के बाद फिर इसी चैनल पर हम उसे देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।